हेलो बच्चों, चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, लॉज ऑफ मोशन। देखो, इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो पार्ट था आपका काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो होता है, काइनेमेटिक्स में हम लोग डील करते हैं मोशन के बारे में विदाउट नोइंग इट्स कॉज। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन वो पार्ट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ द मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो रीजन क्या है मूव करने का, ये सारी बातें हम किस में डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। तो ये है बेसिकली डायनामिक्स। ठीक है, तो डायनामिक्स क्या हो गया, इट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, कॉज ऑफ मोशन क्या होएगा, ऑब्वियसली फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डरना। तो लॉज ऑफ मोशन में लिखिएगा सबसे फर्स्ट में, in this chapter we will discuss about the cause of the motion, ठीक है। अब देखो, कॉज ऑफ मोशन तो डिस्कस करेंगे जी, अच्छी बात है। इसमें क्या कौन कौन से पार्ट हैं जो आपको पढ़ना है, तो जो आपको पार्ट पढ़ना है ना, वो सबसे फर्स्ट में आएगा इनर्शिया। ठीक है, सेकेंड में आएगा मोमेंटम। ठीक है, थर्ड में आएगा आपका लॉज ऑफ मोशन। थर्ड में क्या आ जाएगा आपका, लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ है ना। फोर्थ में आ जाएगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम। फिफ्थ में आ जाएगा पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। सिक्स्थ में आ जाएगा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। ये जब टॉपिक स्टार्ट होएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा पार्ट होता है, क्या होता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का। ठीक है, सेवंथ में आ जाएगा कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, और लॉज ऑफ मोशन पार्ट 2 में कंप्लीट आ जाएगा आपका फ्रिक्शन। ठीक है, तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे विदाउट फ्रिक्शन। अभी क्या करेंगे हम लोग डिस्कस, विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आप हेडिंग डालिए इनर्शिया। इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया है ना। तो देखो इनर्शिया क्या होता है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा कि इनर्शिया जो होता है अनविलिंगनेस होता है टू चेंज इट्स पोजीशन, है ना, टू चेंज इट्स स्टेट। हो सकता है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकता है कि वो स्टेट ऑफ मोशन हो सकता है कि वो डायरेक्शन वाला हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो इनर्शिया क्या हो गया, इनर्शिया हो गया, लिखते जाइए साथ में, अनविलिंगनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट। टू चेंज इट्स स्टेट कहने का मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन या डायरेक्शन, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना कहानी, तो ये होता है इनर्शिया। चलिए भाई, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया का जो फर्स्ट टाइप आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड क्या आता है, जनरली हम लोग दो ही पार्ट पढ़ेंगे इसका, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, और ये चलो थर्ड लिख लेते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहने का मतलब हो गया, अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में जाना नहीं चाहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, लिखने की जरूरत नहीं है। इनर्शिया ऑफ मोशन कहने का मतलब मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। डन ना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलना चाहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है।
क्लियर है ना कहानी? चलिए, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहानी आ गई, बात समझ में। इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आ गया, ये ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल यही है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अगर मान ले कि बस है, बस ने सडनली चलना स्टार्ट करा, अगर कोई एक आदमी यहाँ पे है, बैठा हुआ है, तो ये क्या होता है कि ये पीछे की तरफ ना झुक जाता है। झुकता क्यों है? बस ने तो चलना आगे स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो उसमें तो इंजन लगे हुए हैं जी, वो तो चलना स्टार्ट कर दिया, बट वो जो बैठा हुआ है पर्सन, वो क्या करेगा? वो तो नहीं चल सकता ना, है ना? तो वो क्या करता है, अपने पोजीशन को ना वापस रिगेन करना चाह रहा है, इसीलिए वो पीछे की तरफ झुक गया। तो ये क्या हो गया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन कि बस मूव कर रही है, सडनली ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो अपन भी मूव कर रहे हैं ना बस के साथ साथ, तो ठीक है, तो बस ने तो ब्रेक लगा दिया, हमने थोड़ी लगाया ब्रेक, तो हमारी बॉडी भी आगे ही मूव करती रहेगी, है ना? तो इसीलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं और हमें चोट भी लगता है अगर आपने किसी चीज़ को होल्ड नहीं किया है तो। क्लियर कहानी? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इनर्शिया जो होता है बच्चे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। ये किसकी प्रॉपर्टी है बच्चे? मास की प्रॉपर्टी होती है ना। आगे हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब रोटेशनल डायनामिक्स करेंगे तो। क्लियर है कहानी? ठीक है, बस यही है इनर्शिया के बारे में। तो अब नॉर्मल क्वेश्चन, सपोज करो कि बस है और कार है। अ बस एंड अ कार इज मूविंग with the same speed. Suddenly driver applies brake. Which one will stop earlier? पहले कौन रुक जाएगा बताओ? कार रुकेगी या फिर बस रुकेगी? कार या बस? तो कार पहले रुकेगी क्योंकि इसका इनर्शिया जो है ना वो कम है। क्लियर ना कहानी? अब एचसी वर्मा में क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया तो कौन ज़्यादा हाइट कवर करेगा? तो जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? डन ना? तो कौन रुकेगी भाई? कार रुकेगी। क्यों? कि ड्यू टू लो इनर्शिया। क्लियर है ना कहानी? ठीक है, चलिए जी, तो इनर्शिया के बारे में यही था। नॉर्मल सिंपल सी बात है कि मास की प्रॉपर्टी होता है, अनविलिंगनेस होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मोमेंटम। बच्चे, जो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें मोमेंटम होगा ही होगा। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसमें मोमेंटम होगा, ये अटल सत्य है, इसको टाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो मोमेंटम कहने का मतलब हो गया इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग मीन्स इट हैज मोमेंटम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है मतलब इसमें मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम इज बेसिकली the product of mass and velocity। डन ना? कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है देन मोमेंटम तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। इट इज डिनोटेड बाय P। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डन ना? क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम क्या हो गया? मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर है कहानी? चलिए, अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अ 10 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी 10 meter per second, then its momentum will be, तो मोमेंटम कितना होगा बताना? 10 kg ऑब्जेक्ट
10 kg ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से ना, तो मास 10 इंटू वेलोसिटी 10, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कहानी? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ये आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन, तो चेंज इन मोमेंटम कहने का मतलब डेल पी मीन्स पी फाइनल माइनस ऑफ पी इनिशियल। अगर चेंज निकाल रहे हैं हम लोग तो मतलब क्या कर रहे हैं, पी फाइनल माइनस ऑफ पी इनिशियल, यही तो फाइंड आउट कर रहे हैं ना चेंज निकालने में। ठीक है, देखो सिंपल, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको सीधा, 10 मीटर हाइट से ना, नहीं 20 मीटर के हाइट से गिरा, 20 मीटर के हाइट से फ्री फॉल है। ये लगने के बाद में वापस से स्ट्राइक, लगने के बाद में आफ्टर स्ट्राइकिंग अगेन ऊपर में गया वो 20 मीटर। तो यहां जो कोलिजन है, कोलिजन इज इलास्टिक में डाल रहा हूं, ये वर्ड देख करके घबराओ मत, बस ये समझो कि जितना एनर्जी इनिशियल था उतना ही फाइनल है, या जितना मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में है। पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर है इन सारी चीज़ों के ऊपर में, हम करेंगे डिस्कस, अभी नहीं। तो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा और नीचे से गिरने के बाद वापस जो है ना 20 मीटर के हाइट पे गया, मतलब लॉस कुछ भी नहीं हुआ। आपसे पूछा जाएगा बताओ चेंज इन मोमेंटम, कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कहने का मतलब हो गया मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। तो मोमेंटम फाइनल जो होगा, मान लो मास जो है ना 1 kg मास दे दिया, तो मोमेंटम फाइनल कहने का मतलब मास वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, क्या यही कहानी होगा, है ना। अब वेलोसिटी फाइनल कितना होगा, पहले देखो वेलोसिटी इनिशियल कितना, जो इस पे स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक्स याद कीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो u तो 0 है, तो v क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh, तो 2 इंटू जी 10 और h की जगह पे 20, कितना हो गया 400 हो गया ना। तो वेलोसिटी कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड। तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग कितना आया, अंडर रूट 2gh मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। देन आफ्टर स्ट्राइकिंग भी यहाँ पे जो जाएगा, ये वेलोसिटी तो 0 हो गया, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग 20 मीटर पर सेकेंड, एंड जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग, जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग यहां कितना हो जाएगा, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड। तभी तो ये 20 घटता 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 ऊपर में जाकर के 0 हो गया। ठीक है, क्लियर है कहानी। तो v फाइनल कितना है बच्चे, तो v फाइनल हो गया m, v फाइनल हो गया 20 माइनस ऑफ v इनिशियल कितना है 20। ठीक है, मास 1 इंटू 40 मतलब 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्या यही आएगा चीनी। डन ना, आगे बात समझ में। तो ये क्वेश्चन भी समझ लो आप, और बड़ा सिंपल सा है कि चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस ऑफ मोमेंटम इनिशियल, खत्म। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोले तुम्हें और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो भाई एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मान लो कि वॉल है, ये वॉल है, ये बॉल इधर जा रही है, मान लो बॉल 1 kg है और 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। ठीक है, स्ट्राइक करी, इसके बाद में वापस रिबाउंड हो रही है और अगेन इसका वेलोसिटी जो है ना 10 मीटर पर सेकेंड ही है। आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम, फाइन। क्वेश्चन समझ में आया, फाइन चेंज इन मोमेंटम। क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व, बड़ा सिंपल सा टास्क है। इनिशियल मोमेंटम यहां ये क्या दे दिया आपका, इनिशियल मोमेंटम 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, खत्म। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया बच्चे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो ये कितना है, डायरेक्शन के साथ लोगे ना, इधर ये कितना हो गया -10 माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में क्या, ठीक है। चलिए जी एक और क्वेश्चन सेम, देखो बहुत पहले ना ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था,
ये मान ले वेलोसिटी यहाँ स्ट्राइक कर रही है, ये एट एन एंगल 37 डिग्री दे दे 10 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर कोलिजन मास ऑफ द बॉल दिया हुआ है 1 kg, वेलोसिटी दे दिया 37 डिग्री, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। क्लियर ना? 37 डिग्री विद द वर्टिकल। आपसे क्या पूछेगा? चेंज इन मोमेंटम बताओ। आपसे क्या पूछ रहा है? चेंज इन मोमेंटम। तो यहां पे देख, चेंज इन मोमेंटम जो होगा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस होगा और चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस होगा। बट इस केस में कंडीशन क्या दिया हुआ है? आफ्टर कोलिजन goes with the same velocity, goes with the same velocity and same angle। कोलिजन के बाद में जो ये वेलोसिटी जा रहा है, देखो ये 37 डिग्री है, तो ये 37 डिग्री होगा, देन ये भी 37 डिग्री है और ये जा रहा है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर क्या कहानी? ठीक है। अब वेक्टर का डायग्राम, वेक्टर है, इसको बस ब्रेक करना है, कोई खास बात नहीं है। अब चेंज इन जो मोमेंटम होगा, तो वो चेंज इन मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो अलोंग द वाई एक्सिस। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो एक्स के लॉन्ग भी निकालेंगे और वाई के लॉन्ग भी। तो कोई बात नहीं है जी, मास गिवन है, अपन इसको ब्रेक कर देते हैं। ये 10, तो 10 cos 37 डिग्री, तो 4/5 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 6। अगर आप इसको देखो ध्यान से, तो ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 cos 37 डिग्री 4/5, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। हाँ है ना? ठीक है। तो अगर मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस कह रहा है, तो मास वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी की बात करेगा, माइनस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी। क्या ये कहानी होगा? तो मास 1 kg मान ले, तो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस फाइनल कितना है बच्चे? 6। इनिशियल कितना है? अगेन 6, क्योंकि दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अब मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस जो है वो क्या हो जाएगा? तो मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस निकालना हमारे लिए आसान काम है जी। मास वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस फाइनल माइनस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल। ओके, तो मास 1, तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस फाइनल कितना हो गया? 8 माइनस ऑफ -8, तो ये कितना हो गया? 16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डन ना? ये क्या आया? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो आप चेंज इन मोमेंटम को क्या लिखोगे? 16 जे कैप। पूछेगा कि बताओ किधर आया डायरेक्शन, लिख सकते हैं ना। पूरे कहानी से समझ में क्या आया कि अगर चेंज इन मोमेंटम कह रहा है, अगर वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, तब तो कोई पंगे वाली बात ही नहीं है। इफ वेलोसिटी एट सर्टेन एंगल, देन उसको ब्रेक कर दो भाई, एक्स में और वाई में। चेंज कह रहा है, देन फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए, मोमेंटम का जिक्र हो रहा है ना, तो एक टर्म आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, क्योंकि ये क्वेश्चन में कंबाइन बनेगा। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, देखो काइनेटिक एनर्जी आप पहले से बच्चे जानते हो, होता है ½ mv²। डन ना? तो अगर मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ½ mv का होल स्क्वायर बाई m, तो p²/2m जो होगा वही काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया आपका? p²/2m। ध्यान रखना, ये वापस से रिपीट होएगा वर्क पावर एनर्जी में। डन ना? बट अभी इसके क्वेश्चंस ना आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो जी, बहुत बढ़िया। ये पीछे तक नोट कर लिया था क्या बच्चे? कर लिया था सबने? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।
न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या देती है भाई? न्यूटन फर्स्ट लॉ व्हाट सेज कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देन इट रिमेन्स इन रेस्ट और मोशन देन इट रिमेन्स इन मोशन अंटिल। क्लियर है? अरे यही होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। मतलब क्या हो गया? इनर्शिया देता है, बस सीधी सी बात है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या देती है भाई? इनर्शिया। ठीक है, तो लिखिएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ। यार फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा है? हाँ जी, आपको और सबने पढ़ रखा है, दूसरी बार है ये। क्लियर है? चलो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स इनर्शिया। और इनर्शिया क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हो। इनर्शिया क्या होता है ये आप बहुत पहले से जानते हो। क्लियर है ना कहानी? तो और कुछ बताने की जरूरत? बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ सेज कि एफ एक्सटर्नल जो होता है ना बच्चे, वो dp बाई dt के बराबर होता है भाई। एफ एक्सटर्नल जो होता है वो dp बाई dt के बराबर होता है। dp कहने का मतलब द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मतलब क्या लिख सकते हो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बस खत्म, न्यूटन सेकेंड लॉ। भाई साहब स्टार्ट हो गई इसकी कहानी। ले, कहानी नहीं, क्वेश्चन, सॉरी। मैं आपको टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन करवाऊंगा सबका, सिंगल। ठीक है? और उम्मीद ये की जाती है कि आप इसको सॉल्व कर लोगे बहुत आसानी से। कुछ नहीं, जमा आसान। आ जाओ भाई। Given that momentum is in the function of time t which is equal to the t square plus 2t plus 1, find force at t is equal to 1 second। बताना सॉल्व हो जाएगा क्या? तो फोर्स क्या होता है? F जो होता है वो dp बाई dt, यही होता है ना सॉल्व। ठीक है, बताना अंशुल फोर्स कितना होगा? हाँ, अंशुल ने बता दिया भाई। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो फोर्स dp बाई dt कहने का मतलब 2t प्लस 2 t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका? 4 न्यूटन। आंसर। अरे क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। f is in the function of time t which is equal to the t plus 1, then find momentum is in the function of time t। then find the momentum is in the function of time t। f जो है वो dp by dt, तो f की जगह पे t plus 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी, यही होगा। इंटीग्रेट कर दो भाई, तो ये क्या हो गया? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी इज इक्वल टू मोमेंटम। अच्छा, ये अपन ना यहाँ पे लिख देते हैं पी या नॉर्मल रहने दो मोमेंटम। टेक्निकली कई बार देखो क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि इनिशियल मोमेंटम कुछ दे देगा बच्चे, आपसे फाइनल मोमेंटम पूछेगा तो इनिशियल यहां लिखोगे ना पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। क्लियर है ना कहानी? ठीक है, डायरेक्ट जल्दबाजी में अपन यही नहीं लिख देंगे इसमें। क्लियर है? आगे बढ़ जाए जी। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये मान ले फोर्स दे देगा 10 न्यूटन 10 सेकेंड, फोर्स दे देगा, टाइम दे देगा। बताओ मोमेंटम चेंज इन, इसी क्वेश्चन में है, इसी क्वेश्चन में डाल देता हूं। इफ इनिशियल मोमेंटम वाज 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एट t is equal to 0, then find final momentum at t is equal to 10 सेकेंड। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देखो ग्राफ दे दिया, बड़ा सिंपल है, बेसिक मैथमेटिक्स। f इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो f डॉट डी टी तो dp हो गया ना। f डॉट डी पी क्या हो गया? f डॉट डी टी क्या हो गया बच्चे?
डीपी हो गया। तो अगर डीपी को फाइंड आउट करना है तो एरिया निकालोगे आप, खत्म। तो एफ डॉट डी टी हो गया डीपी पी इनिशियल माइनस पी फाइनल, ठीक है। और ये एरिया कितना हो जाएगा बच्चे, हाफ बेस इंटू हाइट पी फाइनल माइनस ऑफ पी इनिशियल। तो पी फाइनल हो गया आपका, पी फाइनल ये कितना हो गया 50 प्लस पी इनिशियल, मीन्स 50 प्लस पी इनिशियल बताना कितना है, ओहो ये वाला 10, तो ये हो गया भाई 10, तो कितना हो गया 60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में। अच्छा अगर यूं मान लो कि ये ग्राफ नीचे होता तो, ये ग्राफ कुछ यूं दे देता सपोज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ही कर लेते हैं हम लोग। दस न्यूटन, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, और ये कितना हो गया 10 न्यूटन। फोर्स टाइम, अगर कुछ ऐसा दे देगा तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो एरिया ऑफ अपर कर्व माइनस एरिया ऑफ लोअर कर्व। क्लियर है ना कहानी, ठीक है जी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, घर से सॉल्व करना है। एरिया ऑफ अपर कर्व माइनस एरिया ऑफ लोअर कर्व इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस ऑफ पी इनिशियल। एरिया ऑफ अपर कर्व माइनस एरिया ऑफ लोअर कर्व इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस ऑफ पी। हाँ जी, आगे बात समझ में क्लियर है क्या कहानी, चलो जी बहुत अच्छे। ठीक है, तो मोमेंटम की कहानी ये है बच्चे, आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर लोगे कि मोमेंटम क्या होता है और मोमेंटम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और चेंज इन मोमेंटम कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो मोमेंटम कंजर्व कहने का मतलब पता है क्या हो गया कि इनिशियल मोमेंटम जो है ना वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है, कंजर्व है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, वही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये तब होता है जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं तो मोमेंटम चेंज होगा ही नहीं, है ना। तो लिखिएगा इफ एक्सटर्नल फोर्स is 0 then momentum will be conserved, momentum will be conserved। कहने का मतलब F external is equal to 0 मतलब dp by dt, तो P क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, मीन्स P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। डन ना, क्लियर है नहीं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आगे बढ़ जाए। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, बुलेट गन प्रॉब्लम। बड़ा फेमस प्रॉब्लम है, ठीक है, बुलेट गन प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए जी भाई कि अब बुलेट ऑफ मास लिखो, क्वेश्चन लिखते चलिए साथ में। अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल m is fired from a gun of mass capital M if velocity of the bullet is v meter per second, then find recoil velocity of the gun।
रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी पता है क्या हुआ? रिकॉइल वेलोसिटी पहले जैसे आपने गन को फायर करा ना, तो गन ना बाउंस बैक मारेगा आपको पीछे की तरफ, ठीक है। अच्छा, पीछे की तरफ ही क्यों मारेगा ये हम लोग देख लेते हैं। तो गन जब आप फायर करते हो देन ट्रिगर को डेफिनेटली दबाते हो, है ना। तो आप कह सकते हो कि सर ये तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया आप, लेकिन वो नहीं होता है। गन बुलेट जो आगे जा रही होती है ना, वो होता है इंटरनल कंबशन की वजह से। वो एक इंटरनल प्रोसेस है। वो क्या है? आपका एक इंटरनल प्रोसेस है, उसको बाहरी दुनिया से लेना देना नहीं था, ठीक है। हाँ, कंबशन को ट्रिगर करा, जो आप ट्रिगर अगर दबाते हो आप वो, ठीक है। इससे बुलेट का मूव होना अफेक्टेड नहीं है। तो स्टिल एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो क्या होगा? जीरो। एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही जीरो हुआ देन मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, ठीक है। तो इसमें ना नोट करके कुछ पॉइंट्स है वो लिखिएगा कि बुलेट इज फायर्ड ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जो है अभी भी क्या है? जीरो है। तो P इनिशियल जो होगा वो P फाइनल के बराबर होगा। तो P इनिशियल क्या हो जाएगा? P इनिशियल मतलब मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ द गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ द गन। तो ये इनिशियली तो सब जीरो है ना। मोमेंटम ऑफ द बुलेट कितना हो गया? m इंटू वी प्लस मोमेंटम ऑफ द गन कितना होगा? मान लेते हैं कि v डैश। तो v डैश क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एम वी बाई एम, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन सोचो, अगर बुलेट जो है ना, बुलेट इधर की तरफ जा रही है v मीटर पर सेकेंड से, तो गन का साइन क्या आया? नेगेटिव, मतलब पीछे की तरफ। यही है रिकॉइल वेलोसिटी। क्लियर क्या कहानी? यही क्या है आपका? रिकॉइल वेलोसिटी। आगे बात समझ में? अब इसी पे क्वेश्चंस मैं दे नहीं रहा हूं, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। मास दे देगा 10 ग्राम, फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास मान लो कि 250 ग्राम, वेलोसिटी दे दो मान लो 2 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। हो जाएगा सॉल्व? हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए, आपको घर से करके आना है। इसकी जगह पे दे देगा 10 ग्राम, इसकी जगह पे दे देगा कितना? 250 ग्राम, और ये दे देगा मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। आपको खुद से करना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाए क्या? कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मान लो कि ये है जी गन, ठीक है। अब यहां से जो बुलेट फायर हो रही है ना, ठीक है, वो इधर जा रही है। ये डाल देता हूं v मीटर पर सेकेंड से, और ये है एट एन एंगल थीटा, ठीक है। v मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा। आपको क्या पूछा जाएगा? रिक्वायर्ड वेलोसिटी फाइंड द। अच्छा, इसका मास ले लेगा m, स्मॉल m, इसका मास क्या ले लेगा? कैपिटल M। फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो बताना है आपको। क्लियर कहानी? ठीक है, क्या बताना है? रिक्वायर्ड वेलोसिटी। देखो ये v जो है ये क्या हो गया? v cos थीटा, और ये वाला पार्ट क्या हो गया बच्चे? v sin थीटा। अब आपको ये सोचना है कि मोमेंटम कंजर्व किधर होगा, हॉरिजॉन्टल में होगा या फिर वर्टिकल में होगा, है ना। तो ये मोमेंटम कंजर्व किधर होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल में होगा, है ना। वर्टिकल में तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, ठीक है। तो ये मोमेंटम कंजर्व किधर होगा? हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो P इनिशियल इज इक्वल टू बच्चे P फाइनल। तो P इनिशियल कहने का मतलब mv cos थीटा प्लस मास m इंटू वी डैश इज इक्वल टू 0। तो वी डैश कितना आया? माइनस ऑफ mv cos थीटा बाई m। क्या यही कहानी होगा? क्लियर है क्या कहानी? अब इसी पूरे सिस्टम को उठा करके डाल देगा, मान लो किस पे डाल देगा? कोई भी बस या ट्रक या कोई भी कार वार पे डाल दे, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है इन चीज़ों में, डन ना। बस क्या आ जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा, और कुछ भी नहीं आएगा।
ठीक है जी, चलिए ये लिख लो फटाफट, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग कि भाई ये ले लेते हैं ट्रक, ये ले लो जी ट्रक जा रहा है u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां से आपने बुलेट फायर करा एट एन एंगल थीटा v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मास कितना हो गया m, इसका मास ले लो कैपिटल M, हाँ है ना, क्लियर की कहानी। आपसे क्या पूछेगा कि फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन जो है वो क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, देखो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, यही बात है ना। P इनिशियल जो होगा वो किसके बराबर होगा, P फाइनल के। तो इनिशियल मोमेंटम तो ठीक है जी, है ही नहीं, गन की बात कर रहे हैं अपन, बड़ा क्लियर ना। अब गन के फ्रेम में देखोगे ना, आइए ये V जो दिया हुआ है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं, Vx कितना हो गया, V cos थीटा इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, या ट्रक अपन ऐसा करते हैं, इसको कार ले लेते हैं यार, यही दिया हुआ ना। अरे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार दिया हुआ है ना, v cos थीटा, ठीक है। तो v cos थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू v cos थीटा प्लस u, यही हो जाएगा, डन ना, ठीक है। अब ये वैल्यू ना यहां पुट कर दें जी, बड़ा सिंपल सा टास्क है। इनिशियल 0, मोमेंटम फाइनल बुलेट का, मोमेंटम फाइनल गन का, तो मास इनटू वेलोसिटी बुलेट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द क्या है, गन, ये है ग्राउंड gr, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0, क्लियर ना, बहुत बढ़िया जी। तो m है, वेलोसिटी ऑफ गन कितना आ गया बच्चे, v cos थीटा प्लस u प्लस m वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी ऑफ द गन जो आ गया माइनस m u प्लस v cos थीटा बाई m, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें डाटा दे देगा, मान लो सेम क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, मैं डाटा दे रहा हूं। ये मान लो कि 20 मीटर पर सेकेंड, ये एट एन एंगल 37 डिग्री, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, क्लियर ना। अच्छा ये मास मान लो 10 ग्राम, और गन का मास ऑफ द गन कैपिटल M, ये कैपिटल M मतलब गन है, मास ऑफ द, देखो ये एक अलग बात है कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी इसको अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। मेरी बात समझो एक बात को, देखो ये तो u मीटर पर सेकंड चल रहा है, अब ये जैसे आएगा या हॉरिजॉन्टल में आएगा तो ये इसको अफेक्ट करेगा, ये बात सत्य है, अपन अभी इसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हरे डन ना, क्लियर है ना कहानी, अफेक्ट तो करेगा ही करेगा ना, ठीक है। तो ये मास ऑफ द गन की बात कर रहे हैं अपन, और ये दे देगा मान लो 250 ग्राम, या इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जी, कितना ले लें, 5 kg ले लेते हैं, ला ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप खुद सॉल्व करके लाओगे, ठीक है जी। चलिए इस पे हम और आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।